नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GT डिफेंस एकेडमी पर। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमने एक नई सीरीज शुरू करी है आर्मी के लिए स्पेशल जीके सीरीज। इस पूरी सीरीज में हम जीके को टॉपिक वाइज यहां पर कवर करते हैं। आपके हिस्ट्री के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के आपको टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखने को मिलते हैं। सभी एमसीक्यूज आपके बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित होते हैं। ये हमारी इस सीरीज की दूसरी क्लास है। इससे पहले हमने एक वीडियो में हिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनको कवर किया था। इसमें हम केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को नहीं देखते, साथ में जो आपके आर्मी के एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, उनको भी साथ साथ कवर करते हुए चलते हैं और साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देखते हुए चलते हैं, जिससे आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो और मजबूत हों, आपको चीजें रटनी यहां पर ना पड़े, अपने आप आपको चीजें याद हो जाएं। इस सीरीज की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से, व्हाट्सएप चैनल से ले सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। प्ले स्टोर से आप जीटी डिफेंस एकेडमी का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम संविधान के बारे में बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे और कई सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? जो रेगुलेटिंग एक्ट था, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है, तो जिसमें आप कंफर्टेबल है उसमें आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट जो था ये 1773 में लाया गया था। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी एक्ट के माध्यम से, जो रेगुलेटिंग एक्ट था, भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। यानी अंग्रेजों ने भारत पर जो कंपनी के माध्यम से शासन शुरू किया था, किस एक्ट के माध्यम से किया? यही एक्ट था सबसे पहला रेगुलेटिंग एक्ट। कब आया था? 1773 में। नेक्स्ट है हमारा, 1773 में ब्रिटिश भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ब्रिटिश भारत नहीं होगा, यहां पर होगा बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट से पहले की दो स्थितियां आपको पता होनी चाहिए। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। इससे पहले जो बंगाल का प्रमुख होता था अंग्रेजों का, उसे कहा जाता था बंगाल का गवर्नर। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल जो था उसका नाम वॉरेन हेस्टिंग था, यानी इस एक्ट के बाद। और इस एक्ट से पहले क्या बोला जाता था इसको? बंगाल का गवर्नर। बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, आपने कंफ्यूजन नहीं करना है। बंगाल का पहला गवर्नर पूछेगा तो रेगुलेटिंग एक्ट के पहले की बात कर रहा है, वो हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल पूछेगा तो वो रेगुलेटिंग एक्ट के बाद की बात कर रहा है, वो हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें वॉरेन हेस्टिंग और रेगुलेटिंग एक्ट को लेकर के हमने यहां पर लिखी हैं हिंदी और इंग्लिश में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था, ब्रिटिश संसद ने इसको पारित किया था। इस अधिनियम में फोर्ट विलियम यानी जो कलकत्ता की प्रेसिडेंसी थी में 4 पार्षदों के साथ एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति का प्रावधान किया गया, जिसे काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था, जैसा हमने ऊपर देखा। ठीक है, इतना डिटेल आपको नहीं पता होना चाहिए, केवल जो हमने ऊपर कॉन्सेप्ट देखा कि पहला गवर्नर कौन था और पहला गवर्नर जनरल कौन था। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? अब भारत आजाद हुआ 1947 में। ठीक है, इस क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा जा सकता है। हमने लास्ट वीडियो में भी बात करी थी, जब हमने हिस्ट्री की वीडियो देखी थी। स्वतंत्र भारत का जो पहला गवर्नर जनरल था वो था आपका माउंटबेटन। ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। और इसी क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए कि स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, अगर इंडियन पूछेगा तो आंसर हो जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो एक छोटा सा पॉइंट है, लेकिन कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। तो अगर पहला पूछेगा तो माउंटबेटन और पहला भारतीय पूछेगा तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? देखिए, भारतीय संविधान का जनक, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। आप जानते हैं हमारे संविधान को किसने बनाया? हमारे संविधान को बनाने के लिए एक सभा बनी थी जिसका नाम था संविधान सभा।
ठीक है। इस संविधान सभा के अंतर्गत कई सारी समितियां बनाई गई थी, ठीक है, कई सारी कमेटियां बनी थी। इन्हीं में से एक कमेटी थी जिसका नाम था प्रारूप समिति। संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने। उस संविधान सभा के अंदर कई सारी समितियां बनी, उनमें एक समिति का नाम था प्रारूप समिति। हमारे संविधान का जो पूरा फॉर्मेट है, जो पूरा प्रारूप है, ड्राफ्ट है, वो किसने तैयार किया? इसी समिति ने तैयार किया। और इस समिति के जो प्रमुख थे वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसीलिए इनको भारत में संविधान निर्माता माना जाता है। तो आपको अब याद हो गया। अब क्वेश्चन देखिए कैसे आ सकता है। क्वेश्चन आएगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अब आपको पता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और इसीलिए इनको संविधान निर्माता माना जाता है। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? अगर यह क्वेश्चन आ जाए, इस समिति का गठन संविधान सभा के द्वारा 29 अगस्त 1947 में किया गया था, ठीक है। आजादी के बाद यह समिति बनी थी। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? भारतीय संविधान को लागू कब किया गया, इसको लेकर दो डेट्स में कंफ्यूजन होता है, कई बार एग्जाम में हो जाता है। वैसे होना नहीं चाहिए, छोटा सा क्वेश्चन है, काफी आसान क्वेश्चन है। पहली डेट है 26 नवंबर 1949 और दूसरी है 26 जनवरी 1950। अब दोनों दिन हुआ क्या वो आपको पता चल जाएगा तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कंफ्यूजन कभी नहीं होगा। हमारा संविधान जो था वो बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 तक। इसी दिन संविधान को अपनाया गया, अंगीकार किया गया। क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा हमारे संविधान को कब अपनाया गया, कब अंगीकार किया गया संविधान सभा के द्वारा, तब आप 26 नवंबर की तिथि को बताएंगे। लेकिन उस दिन इसको लागू नहीं किया गया, लागू किया गया 26 जनवरी को 1950 में। तो लागू पूछा है 26 जनवरी 1950 हो जाएगा। इसी क्वेश्चन में अगर यहां पर होता कि संविधान अंगीकार कब किया गया, अपनाया कब गया, तो आप कहेंगे 26 नवंबर को। लेकिन लागू पूछा है तो लागू हो जाएगा 26 जनवरी 1950। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारा, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? देखिए संविधान सभा, इसने हमारा संविधान बनाया था। अगर थोड़ा हम संविधान सभा के बारे में बात करें, संविधान सभा का गठन किसके कहने पर किया गया था? कौन सी समिति थी जिसके कहने पर संविधान सभा बनाई गई थी? इसके गठन का आधार था कैबिनेट मिशन, ठीक है। कैबिनेट मिशन भारत आया था और इसी ने सिफारिश करी थी संविधान सभा को गठित करने की। संविधान सभा के लिए जो चुनाव होते हैं वो आपके 1946 में जुलाई अगस्त में इसके चुनाव होते हैं। सारे मेंबर्स इसमें चुनकर आ जाते हैं सभा में। इसकी जो पहली बैठक होती है संविधान सभा की वो होती है 9 दिसंबर 1946 को। ये डेट्स पूछी जाती हैं। इस संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर को हुई थी। इस दिन जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति था इस सभा का, सबसे अनुभवी व्यक्ति, उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, टेम्पररी अध्यक्ष बना दिया गया। और इसके 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को दोबारा से संविधान सभा की बैठक होती है और उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो आपके 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे या टेम्पररी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। और संविधान सभा के परमानेंट अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब जैसे यहां पर स्थायी पूछा है, हो सकता है अगली बार अस्थायी आपसे पूछ लिया जाए। और जैसा मैंने शुरू में कहा, सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं, प्रीवियस ईयर के ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं और ये सभी क्वेश्चन आपके नए पैटर्न पर आधारित हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु क्या है? देखिए राष्ट्रपति बनने के लिए इंडिया में जो न्यूनतम आयु है वो है आपकी 35 वर्ष। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। देखिए वोट देने की न्यूनतम आयु कितनी है? वोट आप दे सकते हैं 18 साल के बाद। अगर आपको विधायक बनना है, विधानसभा का चुनाव लड़ना है या सांसद बनना है, लोकसभा का चुनाव लड़ना है, तो लोकसभा और विधानसभा के अगर आपको सदस्य बनना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है उसके लिए आपकी उम्र कम से कम 30 साल होनी चाहिए। और अगर आपको राज्यपाल, राष्ट्रपति ये बनना है तो आपकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम उम्र नहीं है, 90 साल, 80 साल, 100 साल, किसी भी एज में आप बन सकते हैं, लेकिन न्यूनतम कितनी है? 35 वर्ष है।
इसको आपने ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, वर्तमान में जो भारत की राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, इनको लेकर पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आर्मी का जो चीफ कमांडर होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति ही होते हैं, तो इनको लेकर ज्यादा चांसेस हैं क्वेश्चन बन जाए। द्रौपदी मुर्मू अभी वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं। इनका क्रम कौन सा है? ये भारत की 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 15वें नंबर पे कौन है? द्रौपदी मुर्मू। इनसे पहले कौन थे? रामनाथ कोविंद। भारत में सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? सुप्रीम कमांडर कौन होता है इंडियन फोर्सेस का? वो होते हैं राष्ट्रपति, वर्तमान में जो द्रौपदी मुर्मू हैं। ठीक है, योग्यता क्या होती है राष्ट्रपति बनने की? 3 इंपॉर्टेंट योग्यता होती है। पहली योग्यता है भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरी योग्यता है कम से कम 35 वर्ष का होना चाहिए, और तीसरी योग्यता है लोकसभा में निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। लोकसभा का मेंबर हो ये जरूरी नहीं है, मेंबर होने लायक हो ये जरूरी है। ठीक है, शपथ कौन दिलाता है राष्ट्रपति को? शपथ दिलाते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, जो भारत के चीफ जस्टिस होते हैं, वो इनको शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। ठीक है, और इन अपना इस्तीफा ये किसको देते हैं? अपना रेजिग्नेशन ये देते हैं उपराष्ट्रपति को। तो ये राष्ट्रपति को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमने देखी, वर्तमान में कौन है, किस नंबर की हैं, क्या क्या योग्यताएं हैं, शपथ कौन दिलाता है, कार्यकाल कितना है, और अपना त्यागपत्र किसको देते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं? देखिए, जो इंडियन पार्लियामेंट होती है इसके आपके 3 अंग होते हैं। ठीक है, कौन कौन होते हैं? एक होती है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा, और एक होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भी हमारी संसद का एक पार्ट होता है। अब कैसे पार्ट होता है? अगर आपको पता होगा कि भारत में कोई भी कानून कैसे बनता है, कानून तब बनता है जब उसे लोकसभा भी पारित कर दे, राज्यसभा भी पारित कर दे, और इन दोनों के पारित करने के बाद राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करता है, तब जाकर कोई कानून बनता है। तो ये तीनों से मिलकर बनती है भारतीय संसद। ठीक है, इसको आपने ध्यान रखना है। जैसे आप इस ग्राफ में देख सकते हैं जो इंडियन पार्लियामेंट होती है, और ये क्वेश्चन आर्मी के एग्जाम में भी पूछा गया है। जैसे मैंने कहा, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं, और साथ में हम बिल्कुल सीधी सरल सिंपल भाषा में समझाते हुए चलते हैं। आपको बिल्कुल टू द पॉइंट नोट्स हैं, ताकि आपके जो जो कॉन्सेप्ट हैं, जो जो डाउट हैं, वो सब क्लियर होते रहें और चीजें आपको समझ में आने लगे, रटने की जरूरत आपको ना पड़े। जो इंडियन संसद होती है यानी इंडियन पार्लियामेंट होती है, 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है राष्ट्रपति, एक होती है लोकसभा, और एक होती है राज्यसभा। एक क्वेश्चन और ध्यान रखना, जो राष्ट्रपति होता है वो संसद का अंग तो है लेकिन सदस्य नहीं होता। इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, ये संसद का एक पार्ट है, संसद का सदस्य नहीं हो सकता। ठीक है, एक और चीज, जो भारत की संसद है इसको क्या कहते हैं? इसे पार्लियामेंट कहते हैं। ठीक है, राज्यों में लोकसभा के समान कौन होती है? विधान सभा होती है। और राज्यसभा के समान कौन होती है? विधान परिषद होती है। विधानसभा को इंग्लिश में लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, और जो विधान परिषद होती है इसको इंग्लिश में लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है। इतना आपको ध्यान रखना है। संसद को इंग्लिश में पार्लियामेंट कहते हैं, विधानसभा को लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, और विधान परिषद को लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। अब जो इनके मेंबर्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? जो विधानसभा का मेंबर होगा उसे एमएलए कहते हैं, जो विधान परिषद का होगा उसे एमएलसी कहते हैं, और जो संसद का होगा उसे एमपी कहते हैं। अब आपको ये फुल फॉर्म, इसको मैंने इसलिए बताया क्योंकि आपसे एक बार आर्मी के एग्जाम में पूछी गई थी, एमएलए का फुल फॉर्म बताइए, एमएलसी का फुल फॉर्म बताइए, एमपी का फुल फॉर्म बताइए। तो संसद वाले को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, और विधानसभा में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब आपको ये चीज क्लियर हो गई, एक बार शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं। एमपी मतलब क्या हो गया? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद का सदस्य। इसके बाद होता है विधायक, जिसे कहते हैं एमएलए। एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी विधानसभा का मेंबर। और एक होता है एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। फुल फॉर्म पूछी जाती है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, राज्यसभा में अधिकतम सीटें कितनी होती हैं? देखिए, राज्यसभा में जो मैक्सिमम सीट्स होती हैं इनकी संख्या है 250, और अगर पूछेगा लोकसभा में कितनी होती है तब आप कहेंगे 550। वर्तमान में राज्यसभा में 250 तो अधिकतम है, लेकिन वर्तमान में कितने मेंबर्स हैं इसमें? 245, और लोकसभा में 550 हो सकते हैं। होते कितने हैं वर्तमान में? वर्तमान में 543 होते हैं। इसको भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं यहां पर लोकसभा और राज्यसभा को लेकर के, उनको देखिए।
आर्मी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले लोकसभा की बात कर लेते हैं। लोकसभा, इसके अध्यक्ष वर्तमान में ओम बिरला हैं। लोकसभा को संसद का लोअर हाउस कहा जाता है। क्वेश्चन आता है निम्न सदन किसको कहते हैं, तो निम्न सदन, निचला सदन, यह कहा जाता है लोकसभा को। ठीक है, लोकसभा में डायरेक्ट जनता के द्वारा चुनकर सदस्य जाते हैं, इसीलिए लोकसभा को लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। ठीक है, इसमें अधिकतम सीटें 550 हैं, वर्तमान में 543 हैं। जो लोकसभा का कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है, यानी हर 5 साल में नई लोकसभा का चुनाव होता है। आयु कितनी होती है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए? 25 वर्ष होती है। यही अगर हम राज्यसभा की बात करें, राज्यसभा के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो जगदीप धनखड़ हैं। एक और क्वेश्चन याद करना, जो जगदीप धनखड़ हैं राज्यसभा के सभापति हैं, और राज्यसभा का सभापति ही भारत का उपराष्ट्रपति होता है, इसको भी ध्यान रखना। ठीक है, संसद का उच्च सदन कहा जाता है राज्यसभा को। इसमें अधिकतम संख्या कितनी है? 250। वर्तमान में कितनी है? 245 करना इसको। ठीक है, राज्यसभा के प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। यानी मान लीजिए राज्यसभा में 100 आदमी हैं, 100 मेंबर्स हैं, हर 2 साल में इसके 1/3 सदस्य यानी 33 के करीब सदस्य हर 2 साल में रिटायर होते रहेंगे। ठीक है, कार्यकाल कितना होता है राज्यसभा का? इसको क्लियर करना, राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता, क्योंकि राज्यसभा लगातार चलती रहती है, कभी भंग नहीं होती। जो ये 6 वर्ष का कार्यकाल है, ये राज्यसभा के सदस्यों का होता है। क्वेश्चन होगा राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा, तब आप 6 वर्ष बताएंगे, राज्यसभा का नहीं बताएंगे। ठीक है, कौन बन सकता है राज्यसभा का सदस्य? जिसकी उम्र 30 वर्ष है। नेक्स्ट है हमारा, संविधान के किस संशोधन में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? देखिए, भारत में पहले जो व्यक्ति 21 वर्ष का होता था वही व्यक्ति वोट डाल सकता था। बाद में इसको कम किया गया और 18 साल का जो व्यक्ति है वो वोट डाल सकता है। तो ये चेंज कब किया गया? ये किया गया था 1989 में, जब एक संविधान संशोधन किया गया था, 61st अमेंडमेंट, 61वां संविधान संशोधन इसी से संबंधित है कि 21 से घटाकर 18 कर दिया। अभी यहां पर केवल संशोधन पूछा है, हो सकता है अगली बार वर्ष पूछ ले, 1989 में याद करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त होते हैं? जो उच्च न्यायालय होता है यानी हाईकोर्ट होते हैं, इनके चीफ जस्टिस को कौन नियुक्त करता है? हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को, हाईकोर्ट के जजेस को नियुक्त करते हैं भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन डी सही उत्तर यहां पर होगा। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है या किसे माना जाता है? देखिए, भारत का यानी केंद्र सरकार का, कई बार केंद्र सरकार दे देता है, कई बार भारत दे देता है। भारत में केंद्र सरकार का जो सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है, उसे कहते हैं महान्यायवादी, इंग्लिश में जिसे अटॉर्नी जनरल कहा जाता है। अटॉर्नी जनरल भारत में सबसे बड़ा वकील होता है केंद्र सरकार का, इसको ध्यान रखना। तो सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन हो गया? केंद्र सरकार का अटॉर्नी जनरल, इसी को महान्यायवादी कहा जाता है। एक और बात याद करना, भारत में 2 प्रकार की सरकारें होती हैं, एक होती है केंद्र सरकार और एक होती है राज्य सरकार। केंद्र सरकार का जो सबसे बड़ा विधि अधिकारी है वो है अटॉर्नी जनरल, जिसे एजी कहते हैं, और राज्य सरकार का जो सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है उसे भी एजी कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है एडवोकेट जनरल। तो अब आपको अटॉर्नी और एडवोकेट में यहां पर फर्क पता चला। अटॉर्नी जनरल केंद्र सरकार का होता है, एडवोकेट जनरल राज्य सरकार का होता है। अटॉर्नी जनरल को हिंदी में महान्यायवादी कहते हैं और एडवोकेट जनरल को हिंदी में महाधिवक्ता कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से अपनाया गया है? यानी हमारे संविधान में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जिनको शॉर्ट में डीपीएसपी लिखा जाता है, हमारे संविधान का जो भाग 4 है, भाग 4 का आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक का जो आपके ये अनुच्छेद हैं, ये डीपीएसपी से ही संबंधित हैं, और डीपीएसपी को हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। ऑप्शन डी सही उत्तर यहां पर हो जाएगा। ठीक है, किस देश के संविधान से हमने क्या लिया है, इसको लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमने लिखे हैं, जैसे अमेरिका के संविधान से हमने मौलिक अधिकारों को लिया है और उपराष्ट्रपति का पद लिया है। तो मौलिक अधिकार हमने कहां से लिए हैं? अमेरिका से। उपराष्ट्रपति हमने कहां से लिया है? उपराष्ट्रपति का जो पद होगा ये भी हमने अमेरिका से लिया है।
ब्रिटेन से हमने क्या लिया है? ब्रिटेन से हमने नागरिकता ली है। नागरिकता के प्रावधान हमने कहां से लिए हैं? ब्रिटेन से लिए हैं। आयरलैंड से हमने डीपीएसपी लिए हैं, जैसा हमने ऊपर देखा। रशिया से हमने मौलिक कर्तव्यों को लिया है। इनमें कंफ्यूजन मत करना, फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार अमेरिका से हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज रशिया से हैं, इसको ध्यान रखना है। साउथ अफ्रीका से हमने संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को लिया है, यानी संविधान में जो संशोधन हम करते हैं वो कहां से लिया है? साउथ अफ्रीका से लिया है। ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची को लिया है। समवर्ती सूची एक ऐसी सूची होती है जिसमें वर्णित जो विषय होते हैं, इसमें अलग अलग विषय होते हैं, उनके ऊपर कानून केंद्र भी बना सकता है और राज्य सरकार भी बना सकती है। ऐसे विषयों की सूची को समवर्ती सूची कहते हैं और यह हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति भारत में राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। जो राज्यपाल होता है ये राज्यों में राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है, तो इसकी नियुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति करता है, केंद्र सरकार की सिफारिश पर। नेक्स्ट है हमारा, राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? देखिए, जो हमारी राज्यसभा होती है इसमें सदस्य होते हैं, हमने ऊपर देखा था 250 सदस्य मैक्सिमम है। वर्तमान में होते कितने हैं? वर्तमान में आपने कहा 245 होते हैं। इन 245 में दो प्रकार के सदस्य होते हैं। ठीक है, इन 245 में एक होते हैं जो निर्वाचित होते हैं और एक होते हैं जो मनोनीत होते हैं। तो जो सदस्य निर्वाचित होते हैं यानी राज्यों की विधानसभा के द्वारा जो चुने जाते हैं उनकी संख्या 233 है और जो मनोनीत होते हैं उनकी संख्या 12 है। आपसे पूछा है मनोनीत वालों को, और कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। और ऐसे 12 लोग जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है ये अलग अलग क्षेत्र से होते हैं, साहित्य के क्षेत्र से, कला के क्षेत्र से, खेल के क्षेत्र से, अलग अलग होते हैं। ठीक है, अपने अपने क्षेत्रों के विद्वान होते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 17, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यह आपके अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है, यानी एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी का संबंध किस आर्टिकल से है? आर्टिकल 17। भारत में किसी भी प्रकार के छुआछूत को प्रतिबंध करता है आर्टिकल 17, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए थे? देखिए, हमारे संविधान में अभी तक 100 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो संशोधन था वो 42वां संविधान संशोधन था। 42वां संशोधन 1976 में जब देश में इमरजेंसी लगी हुई थी तब किया गया था। 42वें संशोधन को भारत में मिनी संविधान, लघु संविधान के नाम से जाना जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस संशोधन के तहत हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, जो प्रीमेबल है, इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे। पहला शब्द था समाजवादी, दूसरा शब्द था धर्मनिरपेक्ष और तीसरा शब्द था अखंडता। इस चीज को आपने ध्यान रखना है। तो कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, ये 2 नए शब्द जोड़े गए। और प्रस्तावना में पहले एक चीज लिखी गई थी, राष्ट्र की एकता। इस राष्ट्र की एकता को चेंज कर दिया गया और इसको किया राष्ट्र की एकता और अखंडता। तो अखंडता को भी इसके साथ जोड़ दिया गया और इन दोनों को, नए शब्दों को शामिल किया गया। तो इसका जो विकल्प यहां पर सही होगा, पहला और दूसरा यहां पर सही है। ठीक है, यहां पर अगर अखंडता होता तो ये आंसर हमारा डी हो जाता। तो इसमें आपको इन दोनों को याद करना है और जो मैंने आपको बताया, राष्ट्र की एकता को राष्ट्र की एकता और अखंडता कर दिया इस संशोधन के तहत। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष शामिल किया गया था? देखिए, हमने ऊपर देखा मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों के बारे में। जो हमारे मौलिक अधिकार हैं यानी जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये हमारे मूल संविधान का हिस्सा थे। यानी जब संविधान लागू हुआ 1950 में, तब से ये संविधान में है। इसी से मिलता जुलता जो है वो है फंडामेंटल ड्यूटीज, जिसे मौलिक कर्तव्य कहते हैं। ये शुरू में हमारे संविधान में नहीं थे, इनको भी संविधान में जोड़ा गया था उसी इंपॉर्टेंट संशोधन के तहत, 42वां संशोधन। और ये कब हुआ था? 1976 में हुआ था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में पहली बार किस वर्ष संशोधन किया गया? भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को और पहला संशोधन इसमें अगले ही साल कर दिया गया 1951 में। ऑप्शन बी सही उत्तर यहां पर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद धारण करने की अधिकतम आयु सीमा कितनी होती है?
यानी हाईकोर्ट में अगर कोई जज बनने जा रहा है तो उसकी कितनी आयु हो सकती है? अधिकतम, उसके बाद वो नहीं बन पाएगा। अधिकतम होती है 62 वर्ष, यानी कोई भी व्यक्ति 62 वर्ष तक ही हाई कोर्ट में जज बना रह सकता है। एज लिमिट कितनी है? 62 वर्ष। इसके बाद आपको रिटायर होना पड़ेगा। ऑप्शन बी सही उत्तर यहां पर होगा। नेक्स्ट है, प्रत्येक दूसरे वर्ष राज्यसभा से कितने सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं? तो जैसा हमने कहा, हर 2 साल में राज्यसभा के 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। ऑप्शन ए। और इनकी जगह पर नए सदस्य आ जाते हैं, इसीलिए राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। नेक्स्ट है, 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत का प्रधानमंत्री कौन था? तो 1965 में भारत ने जो प्रमुख लड़ाइयां लड़ी हैं, जैसे 1962 में भारत ने चाइना के साथ युद्ध लड़ा, 1965 में पाकिस्तान के साथ लड़ा, 1971 में पाकिस्तान के साथ लड़ा, तो उस समय पीएम कौन थे? 62 में पीएम जवाहरलाल नेहरू थे, 1965 में पीएम लाल बहादुर शास्त्री जी थे, और 1971 में जो भारत की पहली महिला पीएम है इंदिरा गांधी, वो उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी। तो आपको तीनों लड़ाइयों के समय कौन उस समय नेता थे वो ध्यान रखने हैं, ठीक है। जैसा आप यहां पर देख सकते हैं, 62 के समय में जवाहरलाल नेहरू थे, 71 के समय में इंदिरा गांधी थी, और 84 में जब भोपाल गैस कांड हुआ था, भोपाल गैस त्रासदी होती है, मिथाइल आइसोसाइनाइड जो रिलीज हो जाती है, कई हजार लोग मारे जाते हैं, उस समय पीएम राजीव गांधी थे। यह भी पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित भाग किस देश के संविधान से लिया गया है? देखिए, हमारे संविधान में एक भाग है जो है भाग नंबर 2, ठीक है। टोटल 22 भाग हैं, उन्हीं में से एक है भाग 2। टोटल 395 के करीब आर्टिकल हैं, उन्हीं में से एक आर्टिकल है आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। तो आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक और भाग 2 ये नागरिकता से संबंधित हैं, और नागरिकता से संबंधित जो हमने प्रावधान लिए हैं वो ब्रिटेन से लिए हैं, ऊपर हमने देखा था। नेक्स्ट है, समवर्ती सूची का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? देखिए, हमारे संविधान में 3 प्रकार की सूचियां होती हैं। एक होती है संघ सूची, एक होती है राज्य सूची, और एक होती है समवर्ती सूची। संघ सूची में वो विषय होते हैं जिन पर कानून केवल केंद्र सरकार बनाएगी। राज्य सूची वो होती है जिसपे जो विषय होते हैं जिसके अंदर उन पर कानून केवल राज्य बनाएगा, ठीक है। ये तो सिंपल है दोनों के दोनों। इन दोनों सूचियों को हमने कनाडा के संविधान से लिया है। और एक तीसरी सूची है समवर्ती सूची, जिनके ऊपर कानून दोनों बना सकते हैं, केंद्र भी और राज्य भी। इस सूची को हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है, तो इस चीज को आपने ध्यान रखना है। अगर इन दोनों के बारे में पूछेगा तो कनाडा, और समवर्ती सूची पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है हमारा, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? जैसा मैंने ऊपर आपको एक्सप्लेन किया, संविधान सभा का आधार क्या था, क्यों बनी थी संविधान सभा, किसके सिफारिशों पर बनी थी? कैबिनेट मिशन। और इसने जब अपनी योजना दी थी, इसने कहा था संविधान सभा में 389 लोग यहां पर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सोल किसको कहते हैं? आत्मा किसको कहा जाता है? भारतीय संविधान का हृदय किसको कहते हैं? यह कहा जाता है जो प्रस्तावना है हमारी, इसको कहते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको ध्यान कर लीजिए। देखिए, हमारे संविधान में एक आर्टिकल है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों के बारे में बताया गया है, यानी अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो इस आर्टिकल की मदद से आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो गया। यह वाला भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अब क्यों है, उसके पीछे की बात को समझिए। अगर आपसे क्वेश्चन आया भारतीय संविधान की आत्मा किसको कहते हैं, जैसा हमने ये क्वेश्चन लिखा है, तब सीधा सीधा आंसर होगा ऑप्शन बी प्रस्तावना। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि जो संविधान निर्माता हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन्होंने किसको संविधान की आत्मा कहा, तो इन्होंने संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 को कहा है। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि अगर अंबेडकर का नाम लेकर पूछेगा तो 32 को टिक करेंगे, और नॉर्मली पूछेगा तो प्रस्तावना को टिक करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पेपर में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने पॉलिटी के यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा। 25 से ज्यादा ये क्वेश्चंस थे, उनको डिटेल में सिंपल भाषा में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया और चीजों को जोड़ के पढ़ाने का प्रयास किया, ताकि आपको चीजें ज्यादा समय तक याद रहें, आसानी से आप सारी चीजों को समझ पाएं, रटने की आवश्यकता आपको ना पड़े।
उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।